हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आइए बात करते हैं मार्केट में क्या स्ट्रेंथ और क्या वीकनेस है। एक्चुअली किसी भी मार्केट का साइकिल चाहे जैसा भी हो, मार्केट हर साइकिल में अपने आप के अंदर कुछ ना कुछ स्ट्रेंथ रखता है और कुछ ना कुछ वीकनेस रखता है। और बीइंग ए इन्वेस्टर या बीइंग ए ट्रेडर, हमें उसी स्ट्रेंथ और वीकनेस को आइडेंटिफाई करना चाहिए और उसी के ऊपर हमें एक एनालिसिस बना के एक रिपोर्ट कार्ड तैयार करना चाहिए। और फिर डिसाइड करना चाहिए कि बाजार हमें किस तरीके से अपॉर्चुनिटी दे सकती है आने वाले टाइम में। और कभी भी अगर कोई करेक्शन हो तो वो एक बाइंग का ही एक अपॉर्चुनिटी आता है। हाँ, ये एक अलग बात है कि किस लेवल पे। तो देखिए, मार्केट को तो टाइम कोई नहीं कर सकता। तो बेटर ये है कि जो आप अपना पोजीशन बनाए मार्केट में, वो वन टाइम में ना बनाए, क्योंकि इक्विटी बहुत ही हाईली रिस्की एसेट क्लास होता है। तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करें या फिर आप अपने आप के अंदर कुछ लर्निंग के थ्रू आप अपने अंदर एक स्किल डेवलप कीजिए कि आपको अपने पैसे को किस तरीके से मार्केट के अंदर आप डिप्लॉय करके आप अपने वेल्थ को मैक्सिमाइज कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं दोस्तों, कुछ स्लाइड के थ्रू हम स्टडी करते हैं जो मैंने बनाया हुआ है कि मार्केट में किस हिसाब से हमें अपॉर्चुनिटी बाजार दे सकता है। तो ये देखिए दोस्तों, ये अभी करंट का चार्ट है। अगर हम देखें तो मार्केट ने डबल टॉप तकरीबन इस पॉइंट के आसपास लगाया था। 22,700 22,800 का वो लेवल था। और वहां से बाजार हमेशा एक चैनल के अंदर ट्रेड कर रहा है। ये हम लोग कई बार बात कर चुके हैं। और इस चैनल का जो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है वो 21,721 है। लेकिन अगर इस चैनल के नीचे ट्रेड करना स्टार्ट करता है तो स्लोली एंड ग्रेजुअली मार्केट हो सकता है कि 20,000 के आसपास आ जाए। लेकिन क्या 20,000 के आसपास आ जाएगा तो क्या हमें अभी से अपने पोजीशन को बिल्कुल जीरो कर देना चाहिए? नहीं, कभी भी पोजीशन को जीरो नहीं करना चाहिए। हाँ, ये जरूर है कि सपोज कीजिए कि अगर किसी स्क्रिप्ट के अंदर 40 50 60% का अगर प्रॉफिट हो रहा है, मोर देन 100% का प्रॉफिट हो रहा है, तो आप पार्शियल प्रॉफिट बुक करके कैश को अपने पास रखें कि ताकि आपको अगर वो चीज नीचे के लेवल पे मिले तो आप उसको एवरेज आउट कर सकें। तो ये जो मैक्सिमम रिट्रेसमेंट है, अगर आप लोअर साइड में देखें तो 12% के आसपास का अभी आ रहा है। अगर 21, अगर ये अगर अगर ये 20,000 के आसपास आता है तो ये 12% हुआ अभी करंट प्राइस से। तो देखिए, जो फॉल का रीजन है ना वो क्या हो सकता है। तो फॉल, मार्केट अगर फॉल कर रहा है तो इसका रीजन, एक बहुत बड़ा रीजन ये भी है कि बीजेपी अभी 2 टर्म से लगातार सेंटर में थी, गवर्नमेंट को रन कर रही थी। और इस 10 इयर्स के टेन्योर में काफ़ी अच्छी पॉलिसीज इन्होंने इंट्रोड्यूस किया, चाहे वो मेक इन इंडिया को लेके हो या फिर और बाकी सेक्टर के अंदर जो डेवलपमेंट के अंदर हो। मतलब एक आत्मनिर्भर भारत के लिए रियली में जो बीजेपी गवर्नमेंट है इन्होंने काफ़ी कुछ पॉलिसी इंट्रोड्यूस किया, जिसके वजह से अगर आप देखेंगे तो इंडिया पहले एक एज ए इम्पोर्टर था। जैसे आप डिफेंस में देख ले तो इंडिया इम्पोर्ट करता था, लेकिन अभी बहुत सारी कंट्री को ये अपने वेपन्स को एक्सपोर्ट करने लगा है। तो ये एक वेपन्स वाले ही एक जो जो एक वेपन्स है, केवल इसी सेक्टर के अंदर नहीं, डिफेंस के सेक्टर के अंदर ही नहीं, बाकी भी सेक्टर है। जैसे आप ईवी को देख लीजिए, सेमीकंडक्टर को देख लीजिए, फार्मा को देख लीजिए। यानी कि गवर्नमेंट ये चाहती है कि हम बीइंग ए सर्विस एक्सपोर्टर तो हम रहें ही, लेकिन साथ में हम एक मैन्युफैक्चरर भी बन जाएं और हम पूरे दुनिया के लिए हम गुड्स, एक अच्छे क्वालिटी का गुड्स बनाएं और उसको सप्लाई करें। इससे क्या होगा कि हमारे यहाँ कैपेक्स बढ़ेगा, हमारे यहाँ जॉब क्रिएट होगा, हमारी पर कैपिटा इनकम बढ़ेगी। तो तो फॉल का रीजन, एक सबसे बड़ा रीजन है कि 4 जून को इलेक्शन का रिजल्ट आने वाला है। शुरू में मोदी जी ने कहा था कि 400 पार करेंगे। तो बाजार काफी उससे हैप्पी था और लग भी रहा था। लेकिन अब जिस तरीके से वोटर का टर्न अराउंड हो रहा है, मतलब कि जो लास्ट इलेक्शंस और अभी के इलेक्शन में जिस भी फेज में और जहाँ पे भी इलेक्शन हुआ है, तो प्रीवियस इलेक्शंस के कंपेरेटिवली इस बार वहाँ पे वोटिंग कम हो रही है। तो ऐसा ये माना जा रहा है, लोगों का ये मानना है, बाजार ये मान रही है कि हो सकता है कि ये सीट 400 नहीं आए,
हाँ, ये जरूर है कि एक्सपेक्टेशन अभी भी यही है कि बीजेपी की गवर्नमेंट आएगी। मोर देन 70% अगर आप इस डाटा को अगर आप कंबाइन करके स्टडी करेंगे तो आपको भी लगेगा कि सरकार तो बीजेपी की आएगी। हाँ, ये हो सकता है कि सीटें कम ज्यादा आ सकती है। तीसरी बात यह है कि जो जो भी गुड्स, जो जो गुड थिंग्स हैं, वो ऑलरेडी फैक्टर्ड इन हो चुका है इस प्राइस के अंदर। वैल्यूएशन भी आप देखें तो बहुत ही कंफर्टेबल नहीं है। मतलब ठीक ठाक इसको कहेंगे, ऐसा नहीं कि ऐसा कुछ रेट मिल रहा है जो कि आपको काफी अट्रैक्टिव रेट पे हो, तो ऐसा नहीं है। और एफआईआई की कंटिन्यूअस सेलिंग हो रही है। ये मैंने यहाँ पे देखिए एफआईआई का डाटा लगा रखा है ये। तो ये आप, ये मंथ वाइज है। तो पूरे, अगर आप जुलाई से लेके अगर मई तक देखेंगे तो इस जुलाई से मई में तकरीबन 3 महीने, 4 महीने बाइंग हुई है। मतलब 4 महीने ही केवल ग्रीन फिगर आया है। बाकी तकरीबन हर महीने 20,000, 26,000, 30,000, 35,000, 15,000, 35,000, 24,000, मतलब इस तरीके से सेलिंग हो रही है। मतलब कि एफआईआई तकरीबन पूरा वैल्यू मैच करा दे रहा है। जो 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 डीआईआई की बाइंग हो रही है, मंथली जो एसआईपी आ रहा है और उसकी जो बाइंग हो रही है, तो वो टोटल फिगर मैच हो जा रहा है। तो यही एक रीजन है जिसके वजह से बाजार हमारा अभी नीचे की तरफ बहुत ज्यादा शार्प डाउन साइड नहीं दिखा पा रहा है। क्योंकि जैसे ही सेलर सेल कर रहा है तो नीचे बाइंग इंटरेस्ट आ रहा है। क्योंकि एसआईपी का पैसा आया हुआ है एएमसी के पास, वो क्या करेंगे, उनको वो बहुत ज्यादा कैश अपने पास होल्ड भी नहीं कर सकते एज पर रूल। तो वो बाइंग करते हैं, फिर बाजार ऊपर जाता है। तो ये फंडामेंटल आने वाले टाइम में अभी और भी अच्छे होंगे। और रिजल्ट इस क्वार्टर में भी तकरीबन ठीक आ रहा है लोग कंपनियों का। तो वैल्यूएशन भी, मतलब बहुत ज़्यादा, अगर आप ये सोचेंगे कि डिस्काउंट के ऊपर आपको स्टॉक्स अवेलेबल होगा, मार्केट अवेलेबल होगा, तो ऐसा नहीं होने जा रहा है। अब ये डेली डाटा मैंने लगाया हुआ है फॉर एग्जांपल, अगर आप देखेंगे तो ये डेली का डाटा है। देखिए बाजार में तकरीबन ये एफआईआई ने तकरीबन 2,000, 6,000, 6,000, 3,000, 2,000, 2,000 और 964 करोड़ की सेलिंग की है, ये केवल मई महीने के अंदर। और ये इधर जो डाटा है ये वाला, ये डीआई का डाटा है कि डीआई ने क्या बाइंग किया है। अब एफआईआई की सेलिंग ये एक मेजर कंसर्न तो है ही, जिसकी वजह से मार्केट हमारा वोलेटाइल हो गया है। लेकिन अगर ये पैसा फिर से वापस हमारे मार्केट के अंदर आने लगा तो फिर से एक काफी अच्छी रैली आएगी। लेकिन अभी चूंकि मार्केट का वैल्यूएशन बहुत कंफर्ट लेवल पे नहीं है, और एफआईआई की सेलिंग हो रही है, और एफआईआई की सेलिंग के बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं अपने। लेकिन कुछ रीजंस जो मुझे समझ में आ रहा है कि फेड का इंटरेस्ट रेट अभी तक कमा नहीं है। दूसरी चीज की, अगर इंडियन कंटेक्स्ट की बात करें तो इन्होंने लोअर लेवल पे काफी पैसा लगा रखा होगा। तो उनको काफी अच्छी खासी प्रॉफिट हो रही है, तो वो अभी प्रॉफिट यहाँ से लेके जा रहे हैं। तीसरा बड़ा रीजन ये है कि एफआईआई को अभी के टाइम में जो चाइनीज मार्केट है वो काफी इंटरेस्टिंग लग रहा है। क्योंकि वो डीप डिस्काउंट पे अवेलेबल है। आफ्टर कोविड जो करेक्शन हुआ था, इंडियन मार्केट तो काफी अच्छा रिकवर कर गया। लेकिन अगर आप चाइना के मार्केट को देखेंगे तो चाइना का मार्केट के अंदर अभी भी काफी तरीके की दिक्कतें हैं। और काफी सारा सैंक्शन था, या फिर अगर यूरोपियन यूनियन को देखें तो वहां पे उनका एक्सपोर्ट कम हो गया है। और ये भी तो एक रीजन है जहां से, जिसके वजह से इन्फ्लेशन पूरे वर्ल्ड में मतलब बना हुआ है। क्योंकि चाइना चाइना का अगर प्रोडक्शन आप रोक देंगे तो होता क्या है ना कि, थोड़ा सा इसके ऊपर बात करते हैं, कि चाइना लो कॉस्ट प्रोडक्शन के लिए जाना जाता है। मतलब वहाँ पे लेबर कॉस्ट बहुत ही कम है, मटेरियल कॉस्ट भी कम है। अब हम इसके ऊपर नहीं जाते हैं कि उसकी क्वालिटी क्या है या फिर किस तरीके का प्रोडक्ट बनाता है। लेकिन वो जाना ही जाता है लो कॉस्ट प्रोडक्ट के लिए। तो जब पीछे से प्रोडक्ट ही लो कॉस्ट आएगा, तो जो अगर आपकी जो परचेजिंग कैपेसिटी है, अगर सपोज कीजिए कि ये पेन है, अगर ये पेन में, अगर मैं मेड इन इंडिया लेता हूँ तो ये मुझे 10 रुपए का पड़ रहा है। और अगर मैं मेड इन चाइना पेन लेके आता हूँ तो यही पेन, इसी तरीके का पेन मुझे अगर 2 रुपए का मिल रहा है, तो मेरे पास जो मतलब मेरे जो पॉकेट में 8 रुपए की तो सेविंग हो रही है। तो ये 8 रुपए का स्पेंडिंग हमारा क्या होगा, हो सकता है कि ये सेव होगा, या तो हम इसको किसी और चीज के ऊपर यूज करेंगे इस 8 रुपए को। लेकिन चाइना से इंपोर्ट बंद होने के वजह से अब हमारे को ये पेन 10 रुपए का ही लेना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि हमारे पास अब वो ऑप्शन नहीं है। तो तो जस्ट फॉर एग्जाम्पल था कि किस तरीके से चाइना का प्रोडक्शन, या चाइना के ऊपर जो सैंक्शन हुआ है, तो
तो वहां उसका जो एक्सपोर्ट पूरे वर्ल्ड के अंदर जो रिड्यूस हो रहा है, तो इसकी वजह से भी इन्फ्लेशन हमारा बढ़ रहा है, क्योंकि जो बाकी की कंट्री है वो उतना कॉस्ट इफेक्टिव प्रोडक्शन नहीं कर पाती। एनीवे तो अभी फिलहाल के अगर आप सिनेरियो में अगर हम देखें तो चाइना का मार्केट काफ़ी एफआईआई को काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहा है, और वो डीप डिस्काउंट पे अवेलेबल है। तो इस ये भी एक रीजन है कि वो इंडियन मार्केट से पैसा निकाल रहे हैं और चाइना या फिर कहीं दूसरे मार्केट में भी शिफ्ट कर रहे होंगे। अब हमारे पास कुछ रीजंस ऐसे भी हैं कि मार्केट अपमूव कैसे कर सकता है, या फिर मार्केट को अपमूव करने के लिए क्या ट्रिगर्स पॉइंट्स हैं। तो ये जो अभी आपका करेक्शन है ना, ये तकरीबन मान के चलिए तो नॉर्मल प्रॉफिट बुकिंग है। और इस तरीके की प्रॉफिट बुकिंग मार्केट के वैल्यूएशन को एक अच्छे लेवल पे लेके आती है। आपका प्राइस टू अर्निंग काफ़ी कंफर्ट लेवल पे आता है, जिससे आप की जो एंट्री प्राइस है वो कम होती है, फिर आपका प्रॉफिट अच्छा बन सकता है। और जो ये टोटल डाटा है, अगर आप जो लोग न्यूज एजेंसी का डाटा देख लीजिए, या फिर कोई भी इलेक्शन से रिलेटेड अगर कोई आप डाटा देखेंगे, तो मोर देन 70-80% प्रोबेबिलिटी यही है कि गवर्नमेंट एनडीए की आएगी, मेजोरिटी में बीजेपी ही रहेगी। हाँ, ऐसा ये जरूर हो सकता है कि सीटें कम जरूर हो जाए, या फिर हो सकता है कि जो आप इलेक्शन का रिजल्ट देखेंगे तो वो इलेक्शन का रिजल्ट भी हमें सरप्राइज कर दे, हो सकता है कि 400 पार आ जाए। लेकिन एज ऑफ नाउ थोड़ा मार्केट इस चीज़ से काफ़ी सहमा हुआ है कि अनसर्टेनिटी लग रही है कि भाई क्या हो सकता है मार्केट के अंदर इलेक्शन रिजल्ट के अंदर। अब अगर बीजेपी मेजोरिटी में आती है, तो जो भी इनके द्वारा इंट्रोड्यूस किया हुआ स्कीम है, इंफ्रा स्पेंडिंग है, वो एज इट इज कंटिन्यू रहेगा, चाहे वो सेमीकंडक्टर हो गया, डिफेंस हो गया, ग्रीन एनर्जी हो गया, ईवी हो गया, इंफ्रा हो गया, फार्मा हो गया। और क्या इसके अंदर रीजंस हो सकते हैं अपमूव के लिए? तो अभी का जो सिनेरियो है ना, ऐसा कोई फंडामेंटल कोई चेंज नहीं आया जिसकी वजह से मार्केट के अंदर करेक्शन आना चाहिए, या फिर करेक्शन ये परसिस्ट कर सकता है। ये जस्ट एक प्रॉफिट बुकिंग है। फिर अगर दूसरे रीजन की बात करें, तो जो हमारा मैक्रो इकोनॉमी है, वो अभी भी काफी अच्छा होने वाला है, क्योंकि सबसे मेन फैक्टर है जिसके वजह से हमारा मार्केट में करेक्शन आता है, वो मैक्रो फैक्टर है। और मैक्रो फैक्टर में जो आपका इंटरेस्ट रेट है, इन्फ्लेशन है, वो एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो इंटरेस्ट रेट कट की प्रोबेबिलिटी तो है ही, ऐसा नहीं है कि इंटरेस्ट रेट जितना अभी यूएस में चल रहा है वही चलता रहेगा। इंटरेस्ट रेट में कटौती होगी। यूएस में इलेक्शन भी है 7-8 महीने के अंदर। इसके अंदर एक और बात होती है कि जो आपका यूएसडी है, तो यूएसडी के अंदर जो भी वोलेटिलिटी आती है, उसके वजह से भी आपका जो इंडियन मार्केट है उसके अंदर अप एंड डाउन होता है, क्योंकि जो यूएसडी है वो रिजर्व करेंसी है, और पूरे वर्ल्ड ट्रेड का 60-70% वर्ल्ड की ट्रेडिंग ये यूएसडी के अंदर होती है। और दूसरे पॉइंट की बात करें तो इसमें जो इंडिया इज ए यंगेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड विथ एस्पिरेशनल यंगस्टर, जो हमारा कंट्री है उसके अंदर काफ़ी यंगस्टर हैं और काफ़ी सभी एस्पिरेशनल हैं। तो उनकी इनकम बढ़ेगी, तो वो स्पेंड करेंगे, वो सेव करेंगे, तो हमारे इकोनॉमी के अंदर ये पैसा कंज्यूम होगा। ये पैसा हमारे इकोनॉमी को एक एक अलग ही लेवल पे लेके जाएगा। गवर्नमेंट की जो इनिशिएटिव्स है वो मेक इन इंडिया को लेके काफ़ी एक्टिव है, और वो चाहती है कि हम मेक इन इंडिया के लिए मतलब गवर्नमेंट काम करे और हर तरीके का सपोर्ट दे। इससे क्या होगा कि जॉब का क्रिएशन होगा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, और जैसे ही जॉब और एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी आपका पर कैपिटा इनकम बढ़ेगा। और अभी का जो पर कैपिटा इनकम है 2730 यूएसडी है तकरीबन। और 2730 यूएसडी अभी है, लेकिन एक एक टाइम होता है, जैसे सपोज कीजिए कि अगर आपके पास जब 30,000 रुपये का इनकम आप अर्न करते थे, तो वहाँ उस समय आपकी जो सेविंग होती थी हो सकता था कि 5,000 रुपये की होती हो। लेकिन जैसे ही आप 50,000 का इनकम आप अर्न करना शुरू कर दिए होगे, तो वो जो 5,000 की सेविंग है वो 10,000 की सेविंग में कन्वर्ट हो गया होगा मेरे ख्याल से। फिर जैसे वो 50,000 से आप 1 लाख के ऊपर पहुंचे होंगे, तो वो जो 10,000 की सेविंग है वो 25-30,000 की सेविंग में कन्वर्ट हो गया होगा। क्यों? क्योंकि एक टाइम के बाद जो आपका सेविंग का रेशियो है वो बढ़ जाता है,
क्योंकि जो स्पेंडिंग है वो तो लिमिटेड ही रहेगा, ऐसा नहीं कि वो अनलिमिटेड हो जाएगा। हाँ, कुछ लोगों का अनलिमिटेड हो जाता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द पीपल्स अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग इस तरीके से करके चलते हैं कि उनको रिटायरमेंट के टाइम पे या फिर बच्चों के पढ़ाई लिखाई के टाइम पे किसी तरीके की दिक्कत नहीं है। तो वो सारे पैसों को खर्च नहीं करते, वो तकरीबन ये मान के चलिए कि लेटर पीरियड के अंदर 50-50 सेविंग और स्पेंडिंग के आसपास रेशियो पहुंच जाता है। अब एक और भी बहुत बड़ा रीजन है, अभी हाल में ही मैंने एक मैं मीटिंग मतलब एक कॉन्क्लेव में मैं बैठा था, तो वहाँ पे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एक फैक्ट मेरे को मिला कि जो अभी भी इंडियन बैंक के अंदर लोगों का जो एफडी में पैसा पड़ा हुआ है, बैंक के अंदर पैसा पार्क है, वो काफी लार्ज अमाउंट में है। तो और वो पैसा स्लोली एंड ग्रेजुअली इंडियन मार्केट में मूव कर रहा है। तो जैसे जैसे वो पैसा स्लोली ग्रेजुअली इंडियन मार्केट के अंदर मूव करेगा, तो लिक्विडिटी के वजह से बोलिए या फिर फंडामेंटल रीजन के वजह से वो पैसा लिक्विडिटी के अंदर मूव करेगा, और फिर वो पैसा जब इक्विटी को चेंज करेगा तो प्राइस जो निफ्टी है उसको बढ़ना ही है। और रिटेल पार्टिसिपेशन भी काफी अच्छे सीएजीआर से ग्रोथ कर रहा है। तो मतलब ये एक अच्छा प्लस और पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट था जिसको आप कंसीडर कर सकते हैं, देख सकते हैं, और आप इसके बेसिस पे आप अपना इन्वेस्टमेंट प्लान कर सकते हैं, और आप वेल्थ मैक्सिमाइजेशन की तरफ आप अपना पहला कदम बढ़ा सकते हैं। तो चलिए इसी वीडियो के साथ आप विदा करते हैं, और उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया तो ज़रूर फाइनेंस लर्निंग विद जय को लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग फाइनेंस लर्निंग विद जय।